वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ हैं उपासना मैम फ्रॉम मोबीक्विक। हम बात करने वाले हैं इंडिया की डिजिटल पेमेंट्स सेक्टर पे पूरे इकोसिस्टम के ऊपर। वेलकम मैम। मैम, हमने ऐसे आर्टिकल्स पढ़े हैं दैट इंडिया में हर कुछ मिनट में 2500 डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं एंड अगर हम 2022 की बात करें तो few 100 trillion Indian rupees की जो इकोनॉमी है, where do we see this economy going in the coming 2-3 years? See, I'm very elated to be part of the fintech industry. काफ़ी साल लगे हैं, 10-12 साल लगे हैं इस जगह पे इंडिया को पहुंचने के लिए कि अब पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस इंडिया में होते हैं। लास्ट ईयर हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भारत में हुए हैं और अभी आने वाले सालों में ये नंबर्स और बढ़ते जाने वाले हैं। एंड जो फिनटेक सेक्टर है वो भारत के सिटीजन्स के लिए नॉट जस्ट पेमेंट्स को सिंप्लीफाई कर रहा है बट सारे ही फाइनेंशियल सर्विसेज को सिंप्लीफाई कर रहा है। कुछ ही दिनों में बजट आने वाला है, सो व्हाट फिनटेक इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द यूनियन बजट? बहुत सारी चीज़ें हैं, टैक्सेशन के कुछ बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ स्ट्रिक्ट लॉज है, तो फिनटेक इंडस्ट्री को और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, थोड़ी और ईज चाहिए, तो हम अपने अपकमिंग बजट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, हमने अपकमिंग बजट में नॉट जस्ट फिनटेक बट ओवरऑल स्टार्टअप इकोसिस्टम की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगी। देखिए, इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम अब पिछले 10-15 सालों में थोड़ा इवॉल्व हो गया है। लास्ट ईयर 21-22 में हमने देखा है कोई कंपनीज ने लिस्टिंग भी कर लिया, आईपीओ कर लिया। आने वाले समय में और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आईपीओ लेके आएंगी फ्रॉम द स्टार्टअप स्पेस। तो उसमें जो एक चैलेंज आ रही है वैल्यू क्रिएशन पर्सपेक्टिव से, वो है कि जो ईसॉप्स होते हैं हमारे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, जो शेयर्स एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं उनके काम के लियो में, तो उस पर बहुत हैवी टैक्सेशन है। जब ईसॉप उनको ग्रांट होते हैं तब भी टैक्सेशन है, जब वो एक्सरसाइज करते हैं तब भी टैक्सेशन है। तो ये एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ पे स्टार्टअप सेक्टर में काफ़ी सरकार के साथ डिस्कशंस चल रहे हैं कि इस पे कुछ चेंजेस आने चाहिए, इसको सिंप्लीफाई और इजी करना चाहिए ताकि रियली वैल्यू क्रिएशन हो पाए। बिकॉज वो सारे इस जनरेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो स्टॉक ऑप्शन से वेल्थ क्रिएट होगा, वो अपनी कंपनीज डालेंगे, उसमें और हंड्रेड्स ऑफ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो ये इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव होगा। एक ये है। दूसरा, फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, एंजल टैक्स अभी भी एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को इम्पैक्ट करता है। सो दैट इज ऑल्सो अनदर एरिया वेयर देयर इज एन आस्क टू abolish it or ratify it, make it a little simpler. Our country has a vision of becoming 5 trillion economy in the coming years. What crucial role fintech industry is going to play in it? No, definitely, financial services is important for the development of every economy. So, India as a country has a smaller percentage of people who are salaried. A very large percentage of our population is actually self-employed. And not just in cities but also in smaller towns of the country, कि लोग कोई अपनी दुकान चला रहा है, कोई अपना छोटा बिजनेस चला रहा है। So at several points वो सभी लोगों को भी कैपिटल चाहिए होता है अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, भले ही वो वर्किंग कैपिटल हो, एज एन एग्जाम्पल। सो फाइनेंशियल सर्विसेज हैज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड दैट्स वेयर आई थिंक ये जो रेल्स इंडिया ने बनाई है, इंडियन फाइनेंशियल रेल्स, अब काफ़ी क्या कहते हैं, बिकॉज रिसेंटली बनी है, तो काफ़ी वेल मेड है। हमारा आधार स्टैक, हमारे डिजिटल पेमेंट स्टैक्स, यूपीआई एक्सेट्रा, इससे the more people, whether you are a self-employed person who has a consulting business or whether you are a kirana store, जितना जल्दी आप डिजिटल पेमेंट्स अडॉप्ट करेंगे तो आपका डेटा बनता जाएगा, उस डेटा के बेसिस पे आपको क्रेडिट प्रोडक्ट्स इजीली मिलेंगे। तो स्मॉल बिजनेसेस की सबसे लार्ज प्रॉब्लम तो यही होती है कि उनको बैंक से वर्किंग कैपिटल लोन्स फास्ट इनफ नहीं मिलते हैं। तो आई थिंक जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि इंडिया हैज टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 5 years, वो पॉसिबल तभी होगा जब और कंपनीज बनेंगी, और कंपनीज में और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और लार्ज स्केल बिजनेसेस बनेंगे, और उन सब की sort of फाउंडेशन इस पे होती है कि उनको कैपिटल कितना इजीली मिलेगा। सो टू दैट एक्सटेंट आई डू बिलीव दैट the fintech sector is creating a lot of value, whether it is in terms of how people can earn better yields on their money, how people can get credit for themselves as well as for their small businesses. I think fintech has a huge role to play, and there are about 8,000-9,000 fintech startups in India. Right. So I do believe that we will play a huge role in increasing
financial inclusion for consumers as well as small businesses in India. Last week only I read somewhere that the government has announced 2600 crores of incentive. Yes. वो RuPay debit card का through Bheem UPI app. Yeah. We all know that RuPay is a homegrown thing. So can we expect the same from Indian fintech companies, or क्या अपने domestic product को boost करने के लिए कुछ incentives? So No, that more definitely. So, customers- for example, हमारे platform पे UPI transactions का scale significantly grow हुआ है. About 5x growth हुई है पिछले एक साल में. Similarly, for credit card issuance, so as a large fintech player, so we have about 135 million users. So we are in discussion with a few banks where we will be launching, a co-branded card in partnership with them, and most probably, in all likelihood, it will be a RuPay card. So we will definitely benefit from the subsidies that the government is providing. Again, I mean, this government has been very, very pro, digitization. Right. And I think that the banks as well as fintech companies like us are trying our level best to meet, the government's aspirations of making India the third largest economy in the world. Well, thank you so much, Upasna. It was a lovely conversation, very well informative conversation, and hope to see you soon again on Paisa Live. Thank you. Thanks so much.